पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल स्टेप्स के बारे में बात की थी विभव सीडी के लिए। तो पोटेंशियल स्टेप के अंदर हमने देखा था कि एक क्षेत्र था जब व्हेन एनर्जी लेस देन वी जीरो, एनर्जी लेस देन वी जीरो पे हम देख रहे थे आर इक्वल टू, जो आर का मान था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था, उसकी वैल्यू 1 आ रही थी। ठीक है, वहां ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या था, 0 था। लेकिन जब हमने देखा था कि E ग्रेटर देन वी जीरो, E का मान वी जीरो था, तो हमें पार्शियली चेंज मिला था कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। दोनों प्रोसेस उसके अंदर आए थे, दोनों को जब हमने ऐड किया था तो उनका वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। नाउ वी कैन डिस्कसिंग अबाउट रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, आयताकार विभव रोधिका, आयताकार विभव रोधिका। पहले तो हमने पोटेंशियल स्टेप की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर हो गया पूरा, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह का है। ये कोई रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो है वी जीरो, वी और एक्स बराबर 0, एक्स बराबर है साई 1, साई सेकंड और साई थर्ड। ठीक, E लेस देन वी जीरो, E ग्रेटर देन वी जीरो। यहां पर भी दो केस है, E लेस देन वी जीरो, E ग्रेटर देन वी जीरो। दोनों केस की स्टडी करनी है अपने को। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर रीजन के लिए। अब यहां से कोई पार्टिकल आया, E लेस देन जीरो में पहले पढ़ रहे हैं कि ये बाहर की तरफ चला जाएगा। सेकंड में इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। E ग्रेटर देन 0 है तो ये यहाँ पर भी पहुंचेगा, इसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये तो क्लासिकली बात होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई बॉडी होती है, वो उसमें क्या होगा कि जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वापस हो जाएगा, ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके लिए, क्वांटम मैकेनिकली, जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के दौरान कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और उसी को कहते हैं टनलिंग इफेक्ट, गुफा प्रभाव, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। नाउ अब यहां पर देखो इस फिगर के अंदर, इस साइड में जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है, यहां पर इस क्षेत्र में भी पार्टिकल क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर पार्टिकल को एक लिमिट के अंदर बांध दिया गया है। वो डिस्टेंस कितनी है आपकी, वो पोटेंशियल कितना है, वी जीरो। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉर रीजन 1 एंड थर्ड, V बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। When x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन a, इस केस में तो क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। और फॉर रीजन सेकेंड, रीजन सेकेंड के अंदर V बराबर क्या हो जाएगा, V जीरो, when 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू a, लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन। तो ये 3 केस हो गए। 2 केस पे तो पोटेंशियल 0 होगा, और तीसरे केस के अंदर पोटेंशियल का मान क्या होगा, v जीरो। नाउ we know the
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. नाउ वी नो डेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m(h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0. इक्वेशन नंबर 1. 1 2 3 ये 3 इक्वेशन है हमारे पास. v इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन होगी. x लेस देन इक्वल टू 0 पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और 0 लेस देन x लेस देन a के ऊपर. इनके बीच में क्या होगा? जो पोटेंशियल है उसका मान क्या होगा? v0 होगा. नाउ फॉर रीजन 1 यूजिंग 1 and 3, यूजिंग 1 and 3, तो ये हो गया डेल टू साई 1 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m(h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई 1 बराबर 0. v का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये हो गया डेल टू साई 1 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m(h क्रॉस स्क्वायर e साई 1 बराबर 0. इक्वेशन नंबर 4. लेट 2me h क्रॉस स्क्वायर बराबर k स्क्वायर पुट 5 in 4, पुट 5 in 4, तो क्या हो जाएगा? डेल टू साई 1 डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 1 बराबर 0. डेट इज इक्वेशन नंबर 6. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ 6. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ 6 इज साई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स. ठीक है. अगेन फॉर रीजन 3rd, अगेन फॉर रीजन 3rd क्या हो जाएगा? डेल टू साई 3 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0. देन solution is psi 3rd is equal to c e की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी e की पावर माइनस आयोटा के एक्स. नाउ वी नो डेट अब इसमें आप देखो इक्वेशन नंबर 9 के अंदर जो थर्ड रीजन है, यहां पर जो थर्ड रीजन आपको दे रखा है, इस थर्ड रीजन के अंदर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो. ऐसा कोई फैक्टर यहां पर नहीं है जिससे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो. तो ये वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. बात समझ में आई? रीजन 3rd के अंदर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके कारण जो पार्टिकल है वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर जाए. तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है इसकी ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. देन साई 3rd इक्वल टू क्या हो जाएगा? c e की पावर आयोटा के एक्स. इक्वेशन नंबर 10. इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये 10 हो गया. अब इसको ध्यान से देख लो तुम लोग.
अब हम वही जो बात हमने की थी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरस्मृत भौतिकी के अनुसार रीजन सेकंड के अंदर पार्टिकल के पाई जाने की प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू इन केस ऑफ ई लेस देन वी जीरो, जब जो ई का मान है वो वी जीरो से कम है, ई जीरो के से कम के अंदर जो पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सेकंड रीजन के अंदर होगी वो जीरो होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती है, उसके बारे में हमें यहां पर स्टडी करनी है। क्लियर? ये इक्वेशंस हमारे काम आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 10। तो इनको मैं यहां लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 10 की हम बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 को लिख देता हूं, psi1 इक्वल टू a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के एक्स और साई सेकेंड इक्वल टू डी क्या c e की पावर आयोटा के एक्स। ये थी इक्वेशन नंबर 7, ये है इक्वेशन नंबर 10। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए वेव फंक्शन आ गए, दोनों वेव फंक्शन निकालिए। अब सेकंड रीजन में हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो E ग्रेटर देन V0 और दूसरी E लेस देन V0। दोनों केस के हम डिफरेंट स्टडी करेंगे कि R का मान, T का मान कितना आएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना होगा। जैसे हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी किया है, पोटेंशियल स्टेप के अंदर सेम वही कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, बस तरीका बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रीजन 3 हो गए। पहले हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे पास 2 रीजन थे, अब रीजन हमारे पास 3 हो गए। अब 3 रीजन के अंदर सारे परिवर्तन हो जाएंगे, बाउंड्री कंडीशन में भी परिवर्तन होगा और वेव फंक्शन भी 3 तरह के हो गए। नाउ फॉर रीजन सेकंड time independent Schrodinger equation is given as del 2 psi second upon del x square plus 2m h cross square e minus v। इक्वेशन नंबर 11। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमारे पास 2 केस है यहाँ पर, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 का। केस फर्स्ट E लेस देन V0, जब E V0 से कम होगा तो इक्वेशन को लिख सकते हैं हम del 2 psi सेकेंड del x स्क्वायर प्लस, इसको माइनस कर दो, 2m h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E साई सेकेंड बराबर 0। लेट 2m h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E बराबर अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 13। यूजिंग 13 इन 12, 13 को 12 के अंदर यूज करेंगे तो del 2 साई सेकेंड अपॉन del x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ solution of above equation,
नाउ सॉल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी गई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा साई थर्ड इक्वल टू साई सेकेंड इक्वल टू ए की पावर अल्फा एक्स। मैंने पहले कहा है अगर यहाँ माइनस है तो ये आयोटा नहीं आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आयोटा आएगा, प्लस एफ ए की पावर माइनस अल्फा एक्स। इक्वेशन नंबर 14 और 15, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। तीनों जो क्षेत्र है, तीनों जो पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों के लिए हमारे पास वेव फंक्शन का मान आ गया कि फर्स्ट के अंदर ही वेव फंक्शन होगा हमारे पास। फर्स्ट का जो हमारे पास वेव फंक्शन है साई 1 इक्वल टू ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। थर्ड का जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा वो सी ई की पावर आयोटा के एक्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे रिफ्लेक्टेड हो, तो इसका मतलब यहाँ से जो माइनस कंपोनेंट है उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। नाउ सेकंड रीजन के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई ई की पावर अल्फा एक्स प्लस एफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट्स, जो कांस्टेंट्स हमारे को दे रखे हैं उस कांस्टेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ, we used boundary condition. We used boundary condition. बाउंड्री कंडीशन का हमें यूज करना है, तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास दो तरह की बाउंड्री होगी। यहाँ हमने इस स्ट्रक्चर को कंसिडर किया है, एक तो हमारे पास हो गया x बराबर 0, एक हमारे पास हो गया x बराबर है। यहाँ पर रीजन है फर्स्ट, यहाँ पर रीजन है सेकंड और यहाँ पर रीजन है थर्ड। तीन रीजन हो गए हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन हो गए। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन के अंदर जब बात करेंगे तो x बराबर 0 पर ये और ये वैल्यू बराबर होगी, x बराबर है पर ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी। नाउ तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, साई फर्स्ट x बराबर 0 इक्वल टू साई सेकेंड x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 16, ठीक। साई डेल साई 1 अपॉन डेल x, x बराबर 0 बराबर डेल साई सेकेंड अपॉन डेल x, x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 17 एंड साई सेकेंड x बराबर a बराबर साई थर्ड x बराबर a। इक्वेशन नंबर 18 डेल साई सेकेंड अपॉन डेल x, x बराबर है इक्वेशन नंबर 19। तो हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस आई है 7, 10 और 15, इन तीनों इक्वेशंस का यूज हम किसके अंदर करेंगे, 16, 17, 18, 19, ठीक है। और इस पे यूज करके हमें इसके कांस्टेंट्स का मान कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक चीज, इसकी बेसिक चीज हमें जो निकालनी है वो हमारे पास आ गई। अब हमारा काम है यहाँ से कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालना और कोएफिशिएंट से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का मान निकालना। अब वो वैल्यू क्या आती है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले केस के अंदर ये दोनों का यूज करेंगे, सेकंड केस के अंदर, पहले केस के अंदर ये और सेकंड के अंदर ये और ये। तो पहला केस x बराबर 0, सेकंड केस x बराबर a, क्योंकि हमने दो बाउंड्री यहां पर कंसीडर की है, एक तो x बराबर 0 और x बराबर a। दो बाउंड्री के बीच में पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है।
और बाउंड्री कंडीशन में हमेशा हम देखते हैं कि जो एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमें कोफिशिएंट्स का मान कैलकुलेट करना है यहाँ से।